हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल पर मैं 2011 से लेके 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के टाइम इनको देख के चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। और मैंने यूपीएससी के कम से कम 5 अटैम्प्ट दे चुका हूँ और मैं जितनी नॉलेज ग्रहण की है पढ़ाई के टाइम उसे मैं शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 14वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े सेक्टर स्पेसिफिक अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसने केंद्रीय विभाज्य पुल में राज्य को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। ऑप्शन 2 इसलिए गलत है क्योंकि 14वें वित्त आयोग में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। ऑप्शन 1, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। ऑप्शन 2, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक इक्विटेबल वितरण। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। अगर जीडीपी कर से जीडीपी के अनुपात में कमी है तो राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण नहीं होता, इसमें राष्ट्रीय आय का अधिक वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरस प्रति बरस निरंतर घाटे का बजट रहा। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन 1, राजस्व व्यय में कमी लाना। ऑप्शन 2, नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना। ऑप्शन 3, उपादानों सब्सिडीज का युक्तिकरण करना। ऑप्शन 4, उद्योगों का विस्तार करना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। घाटे को कम करने के लिए राजस्व व्यय में कमी करनी चाहिए प्लस सब्सिडियों को युक्तिकरण करना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आता है। ऑप्शन 1, रक्षा व्यय। ऑप्शन 2, ब्याज अदायगी। ऑप्शन 3, वेतन एवं पेंशन। ऑप्शन 4, उपादान। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी जो गैर योजना में है उनमें जैसे ब्याज संबंधी अदायगी, ऋण शोधन, रक्षा, मुख्य सब्सिडियाँ और राज्यों को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि, डाक संबंधी घाटा, वेतन तथा पेंशन, शिक्षा, चिकित्सा, जन स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवा पर व्यय, पुलिस और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन बी, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। ऑप्शन सी, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए। ऑप्शन डी, विदेशी ऋण कम करने के लिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए घाटे की वित्त व्यवस्था के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं 13वें वित्त आयोग की सुस्पष्ट विशिष्टताएं हैं। ऑप्शन 1, वस्तुओं व सेवा पर कर टैक्स लगाए जाने का अभिकल्प तथा इसे प्रस्तावित अभिकल्प के संपालन से संबंध, क्षतिपूर्ति पैकेज। ऑप्शन 2, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना। ऑप्शन 3, केंद्रीय करों की एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों का
अनुदान के रूप में हस्तांतरण। निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 3 ये सही है। इसमें 13 वित्त आयोग में जो ऑप्शन 2 है वो गलत है, क्योंकि भारत के जनसंख्या के लाभांश के अनुरूप अगले 10 वर्षों में लाखों नौकरियां सृजन करने की योजना के बारे में नहीं बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य आधारित कर वैल्यू एडेड टैक्स की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, यह बहुबिंदु लक्ष्य आधारित टैक्सेशन प्रणाली है। ऑप्शन बी, यह उत्पादन वितरण श्रृंखला में लेन देन के हर चरण में हुए मूल्य संवर्धन पर लगाया गया कर टैक्स है। ऑप्शन सी, यह वस्तुओं तथा सेवाओं पर उपयोग के अंतिम चरण में लगाया गया कर टैक्स है, जिसका वहन अंततः उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। ऑप्शन डी, यह मूलभूत रूप से केंद्र सरकार का विषय है और राज्य सरकारों का दायित्व है इसे सफलता के साथ लागू करने तक सीमित है। तो इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है, बाकी ऑप्शन ए, बी, सी दोनों मूल्य आधारित कर के बारे में सही है। बाकी ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि यह मूल रूप से केंद्र सरकार का विषय और राज्य सरकार के दायित्व से सफलता के साथ लागू करने तक ही सीमित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है? ऑप्शन 1, सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण को लौटाने में करना चाहती है। ऑप्शन 2, सरकार अब CPSEs केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों कथन ही सही नहीं है और इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, मतलब न तो 1 सही है नहीं 2, क्योंकि भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश यानी उद्यमों में अपनी वित्तीय साझेदारी अथवा अंशधारिता को कम करने का उद्देश्य बाह्य ऋण लौटाना अथवा उन उद्यमों के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में रखने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक से भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, पेमेंट बैलेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिकल इफेक्टिव एक्सचेंजेज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। ऑप्शन 2, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। ऑप्शन 3, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति में नॉमिकल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। विपरीत कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन 1 और 3 सही है, जबकि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार की प्रतिस्पर्धा में सुधार को नहीं दर्शाती है, बाकी उसकी बुरी हालत को दर्शाती है, गिरी हुई हालत को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। ऑप्शन 2, वे अपने प्लेटफॉर्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, वे अपने प्लेटफॉर्म पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, यह सीमित है। जबकि ऑप्शन 1 है, क्योंकि वो विक्रय नहीं कर सकते हैं। जो विदेशी स्वामित्व वाली ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में
अपने प्लेटफॉर्म को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वह स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं, वो अपने माल का स्वयं विक्रय नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड ऑप्शन 1, विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड। ऑप्शन 2, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। ऑप्शन 3, वैश्विक निक्षेपागार डिपॉजिटरी प्राप्तियां। ऑप्शन 4, अनिवासी विदेशी जमा। उपरोक्त में से किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है, किए जा सकते हैं? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1। जो विदेशी मतलब एफडीआई में जो हम निवेश में सम्मिलित करते हैं उनमें विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश और डिपॉजिटरी प्राप्तियां। जो अनिवासी विदेशी जमा है इसको हम एफडीआई के अंदर जमा नहीं कर सकते हैं, ये भुगतान संतुलन खाते में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है? ऑप्शन 1, अल्पकालीन विदेशी ऋण पर निर्भर न रहना। ऑप्शन 2, कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। ऑप्शन 3, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 1। हमें अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और विदेशी बैंक प्रारंभ नहीं करने चाहिए क्योंकि पैसे डूबने की संभावना रहती है और पूंजी खाते को भी पूरी रूप से परिवर्तनीय नहीं बनाए रखना चाहिए, इसलिए हम निकट भविष्य के संकट से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉवरेन ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए, विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था। ऑप्शन बी, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को। ऑप्शन सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ऑप्शन डी, आईएमएफ द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को सॉवरेन ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रति सदस्य देश के पास होना चाहिए जिसे आईएमएफ द्वारा प्रदान किया जाता है, एक प्रकार का कोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल में सतत वृद्धि हुई। ऑप्शन 2, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ें का व्यापार प्रमुख है। ऑप्शन 3, पिछले 5 वर्षों में दक्षिणी एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है। पिछले दशकों में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल में सतत वृद्धि हुई है और भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है, जबकि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल देश नहीं रहा है। तो ये ऑप्शन 3 गलत है क्योंकि एशिया में सबसे बड़ा भागीदार व्यापार का देश बांग्लादेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है? ऑप्शन ए, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों द्वारा किए जाने वाला निवेश है। ऑप्शन बी, यह मुख्यतः ऋण सर्जन न करने वाला पूंजी प्रभाव है। ऑप्शन सी, यह ऐसा निवेश है जिससे ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। ऑप्शन डी,
यह विदेशी संस्थागत निवेश को दोबारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला निवेश है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह मुख्यतः ऋण सर्जित न करने वाला पूंजी प्रभाव है, एफडीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। ऑप्शन 2, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। ऑप्शन 3, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवा के आयात से अधिक है। ऑप्शन 4, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें ऑप्शन 1, 2 और 4 सही है, जबकि इसमें ऑप्शन 1 और 3, 4 सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है। भारत के लोहे व इस्पात, रसायन, उर्वरक और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। लोहे और इस्पात में कमी आई है, लेकिन रसायनों में और उर्वरकों की और मशीनों के आयात में कमी नहीं आई है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। लेकिन अभी यूपीएससी ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखा है, तो ये चारों ही सही हो सकते हैं, वो यूपीएससी बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1, विदेशी निवेश को दोबारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निवर्धन निश्चित होते हैं। ऑप्शन 2, यह वस्तु एवं सेवा दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपाय पर लागू होते हैं। ऑप्शन 3, ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि ऑप्शन 2 गलत है, क्योंकि ये वस्तु या सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू नहीं होते हैं। यह सिर्फ वस्तुओं के व्यापार से संबंधित निवेश के उपायों पर भी लागू होते हैं, सेवा पर लागू नहीं होते हैं। कौन से? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी स्वत्वों के ऋणी होने के दोबारा है। ऑप्शन 2, भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोनों कथन ही सही नहीं है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी स्वत्वों के ऋणी होने के दोबारा है, जबकि भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है, वो गलत है। वो क्योंकि जो भारत का सारा विदेशी ऋण है वो किसी में भी हो सकता है, जैसे जापान येन, एसडीआर और यूरो इत्यादि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? ऑप्शन 1, भारत के आईटी सेक्टर की विदेशी मुद्रा। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? ऑप्शन 1, भारत के आईटी सेक्टर में विदेशी मुद्रा अर्जन का। ऑप्शन 2, सरकारी व्यय के बढ़ने का। ऑप्शन 3, विदेश स्थित भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है, जबकि सरकारी व्यय बढ़ने से मुद्रा का जोखिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को दोबारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? ऑप्शन ए, जमा प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी, वाणिज्यिक पत्र। ऑप्शन सी, वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट। ऑप्शन डी, सहभागिता पत्र, पार्टिसिपेटरी नोट।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहभागिता पत्र उनको जारी किया जाता है। किनको किया जाता है? जो निवेशक हैं विदेशी, जो पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों दोबारा में भाग लेते हैं भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनने के लिए, उनको सहभागिता पत्र जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाला घरेलू अंश आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट पद का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। ऑप्शन बी, हमारे देश में विदेशी टीवी चैनलों को अनुज्ञप्ति प्रदान करने से। ऑप्शन सी, हमारे देश की खाद्य उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने से। ऑप्शन डी, विदेशी शिक्षा संस्थानों को हमारे देश में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति से। तो इसमें घरेलू अंश आवश्यकता का संबंध है हमारे देश में सौर शक्ति उत्पादन का विकास करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वन, यह दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। ऑप्शन टू, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए केंद्र का अभिकरण नोडल एजेंसी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन वन और ऑप्शन टू दोनों ही राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किसी एक के बीच बातचीत करने के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी, खाड़ी सहयोग परिषद। ऑप्शन सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ऑप्शन डी, शंघाई सहयोग संगठन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपियन संघ की है, जिससे यूरोपियन संघ के कारण ही जो BTIA दिखाई देता है। थैंक यू सो मच मित्रों, और मेरा जो कल आएगा वो नेक्स्ट पार्ट आएगा। प्लीज़, मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करता हूँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, सिर्फ मेरा क्वेश्चन और आंसर पर फोकस रहता है। इसलिए मेरे ये जो चैनल है इसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मैं भी आपसे एक होप रखता हूँ।